नकल जिहादी वाला जो शब्द शेख हामिद जी लाए हैं, इसका मतलब बता दीजिएगा अगर आप बता पाएँ। जो नकल जिहादी हैं, नकल कराने में जिन लोगों ने हस्तक्षेप किया है या इसको अंजाम देने का काम किया है, वैसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, चाहे वो केंद्र व्यवस्थापक हों, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो कर्मचारी हों। जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं, जिनकी भी इसमें संलिप्तता है, और जी। मुख्यमंत्री जी ने कल भी कहा था ये बात और आज भी मुख्यमंत्री जी ने दोहराई है। अभी भी फिर खाना पूर्ति करने के लिए उसको जेल भेज दिया है। बड़ी मछलियां जब तक पकड़ी नहीं जाएंगी, और बड़ी मछलियां कौन है? बड़ी मछलियां इनके मंत्रालय में बैठे मंत्री हैं, सचिवालय में बैठे अधिकारी हैं। क्या सेंटर उसी दिन सीज नहीं होना चाहिए था? क्या उसी दिन जो ऑब्जर्वर था, मैं तो उस दिन आपके चैनल पर कहा था, क्या ये उसी दिन ऑब्जर्वर क्यों सस्पेंड नहीं हो जाना चाहिए था? अभी मार्तोलिया जी कहते हैं 3 पन्ने बाहर आए हैं, पेपर लीक नहीं हुआ है। उसके बाद शर्मिंदा करने वाला बयान। माननीय मुख्यमंत्री जिस प्रकार से युवा है, हर जगह सक्रियता दिखाते हैं, बिल्कुल मुस्कुराहट के साथ चलते हैं, आरोप भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार ये सब चलता रहता है राजनीतिक उसमें और उसमें चलता रहता है, लेकिन जो सच्चाई है वो बड़े एक्टिव थे। चाहे वो दिल्ली जाना हो, आपदा में जाना हो, कहीं भी जाना हो, हर जगह वो एक्टिव रहते हैं। यहाँ पे आपने क्यों सुस्ती दिखाई? कौन आपके सलाहकार हैं? आप जैसी हाकम का नाम आया था, ये तो बहुत बड़ा जो है विस्मयबोधक चिन्ह उसमें लग गया था, क्वेश्चन मार्क लग गया था बीजेपी को इसमें। और सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस आज तक के इतिहास के उत्तराखंड में जितने भी मुख्यमंत्री हुए, सबसे डरपोक मुख्यमंत्री हैं ये। नमस्कार पहला दोस्तों दगड़ियों, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड की कई न्यूज मैं आप तक पहुंचाते रहता हूं और अभी तो हॉट मुद्दा, गर्मा गर्म मुद्दा यही कि पेपर लीक पर लगातार कार्यवाही हो रही है। कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, कई लोग निलंबित हो चुके हैं, जांच का ऐलान हो चुका है और उन सब के बावजूद भी एक तस्वीर जो देहरादून के परेड मैदान की है, वो तस्वीर बदल नहीं रही है। वो बेरोजगार संघ वाले लोग अभी भी धरने पर बैठे हैं। उनकी मांगे सीबीआई जांच की मांग और भी तमाम मांगे होंगी, वो उसको लेकर डटे हुए हैं। अब ऐसे में कैसे निकलेगा मामले का हल, कैसे होगा इसका पटाक्षेप, कैसे होगी चीजें सही, ये जानने और समझने का वक्त आ गया। क्योंकि सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगाते लगाते हमने ये समझ लीजिए कि जांच अपनी तरफ और वक्त ऐसे बीत रहा है। ये कहा गया कि एसआईटी की जांच होगी तो 1 महीने में रिपोर्ट सौंपी जाएगी, एक टाइम लिमिट दी गई है एसआईटी को, और उसके बाद ही पता चलेगा बल्कि ये परीक्षा को रद्द किया जाए या फिर इसे सही माना जाए। हम बात करेंगे बीजेपी कांग्रेस का क्या कहना है, उत्तराखंड के लड़ाई वाले लोग जो जिन्होंने उत्तराखंड की मांग की और वरिष्ठ जन जो है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कोशिश तो आंदोलनकारी बेरोजगार संघ के लोगों से जुड़ने की भी हो रही है, लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी टेक्निकल दिक्कत है, वो जुड़ नहीं पाते। फिलहाल सियासी लोगों और बुद्धिजीवी के साथ मैं चर्चा की शुरुआत करने जा रहा हूँ। 3 मेहमान मेरे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। मथुरा दत्त जोशी जी बीजेपी से हैं, पंकज क्षेत्री कांग्रेस से हैं, प्रदीप उक्रेती जी राज्य आंदोलनकारी हैं। वरिष्ठ मेरे, आप तीनों का स्वागत है। आज चर्चा की शुरुआत हम पंकज भाई आपसे करेंगे। आज थोड़ा सा उधर से करते हैं इधर को। आपको कहते हैं ना कि प्रदीप उक्रेती जी ने पिछली बार मुझे बहुत अच्छी बात बताई और उस बात का मैंने कई रिपोर्ट में जिक्र भी किया। हालांकि मैं समझता था, लेकिन मैंने कहा इसको उतना उस तरीके से नहीं लेता था। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार जो होता है, पैसा ऊपर से लेकर नीचे को आता है और जब जांच होती है तो नीचे से लेकर ऊपर को होती है। तो बीजेपी से बाद में करेंगे, लेकिन आज हम कांग्रेस से शुरुआत कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो जांच पड़ताल की बात हो गई, जो गिरफ्तारियां हो गई, जो निलंबन हो रहे हैं, ये सब आपकी जानकारी में होंगे। अब तो रिटायर्ड जज की निगरानी में एसआईटी जांच करेगी, 1 महीने के अंदर पूरा स्थिति साफ हो जाएगी। अब ठीक है, ये ठीक लग रहा है आपको? सब सही चल रहा है? कांग्रेस क्या कहेगी? देखिए, ये सब खाना पूर्ति है और ये पहले से ही ये चल रहा है। 2023 में भी जब आपको पता है कि जब बर्बर लाठीचार्ज हुआ था युवाओं पे, घंटाघर में तमाम युवा जब पेपर लीक के खिलाफ जुटे थे, तब भी इन्होंने यही कहा था कि हम एसआईटी जांच करेगी और दोषी जल्दी पीछे जाएंगे, जेल के सलाखों के पीछे होंगे। और फिर वही गिने चुने 1-2 नाम जो इनके हमेशा खाना पूर्ति के लिए जो होते हैं, इनके अपने ही लोग थे। बीजेपी का जिला पंचायत सदस्य था हाकम सिंह,
और तमाम उसके नेटवर्क के लोग थे। अभी भी फिर खाना पूर्ति करने के लिए उसको जेल भेज दिया है। बड़ी मछलियां जब तक पकड़ी नहीं जाएंगी, और बड़ी मछलियां कौन है? बड़ी मछलियां इनके मंत्रालय में बैठे मंत्री हैं, सचिवालय में बैठे अधिकारी हैं। वो बड़ी मछलियां आएंगी सीबीआई के गिरफ्त में, तब तक ये नेक्सस, ये रैकेट खत्म नहीं होगा। आप एक बात बताइए ना, कितनी दुखद बात है। मैं तो मतलब मैं इतना आक्रोशित हुआ इस बात को सुन के, जब एक यूके ट्रिपल एससी के अध्यक्ष के पद पर बैठा आदमी ये कहता है कि 3 पन्ने ही तो बाहर आए हैं, और अभी पेपर लीक नहीं मानते इसको, कहते 3 पन्ने ही बाहर आए हैं। जबकि छात्रों की सीधी सी मांग है कि अगर पेपर लीक हुआ है, 3 पन्ने भी बाहर आए हैं, तो पेपर दोबारा से हो, ये पेपर निरस्त हो, सीबीआई इंक्वायरी हो, और इसके जो पीछे बड़े मठाधीश जो बैठे हैं, जो गिरोह बना के बैठे हैं, जो करोड़ों करोड़ों रुपए का नेक्सस इसके पीछे चल रहा है, वो बच्चा जो 8-8 घंटे बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ता है यहाँ पर, वो बच्चा जो दुरुस्त गांव से, क्षेत्रों से आता है और 4-4, 5-5 हजार रुपए में कमरा किराए पर लेता है, वो बच्चा जिसकी जब तबीयत खराब हो जाती है तो उसके पास प्राइवेट डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे नहीं होते, वो बच्चे को जब ये पता चलता है कि मैं 3 साल बाद तैयारी करके एक सरकारी एक अदद अच्छी नौकरी पाऊंगा और घर अपने जो है कुछ मदद कर पाऊंगा, उस बच्चे को जब ये पता चलता है कि मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई, तो ये तो सरकार पिछले 3-4 सालों से ही पूरा खेल खेल रही है, ये कि जांच हो जाएगी, दोषी पीछे जाएंगे, एसआईटी अभी, पर ये सब बेबुनियाद बातें हैं। बीजेपी को इसमें, और सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस आज तक के इतिहास के उत्तराखंड में जितने भी मुख्यमंत्री हुए, सबसे डरपोक मुख्यमंत्री हैं ये। इनको इतना डर है कि कोई मेरा विरोध न कर दे, उसको खरीदने से लेके, डराने धमकाने से लेके, फर्जी मुकदमे से लेके सारे काम करते हैं। इनको ये डर है कि सीबीआई जांच होगी तो निश्चित तौर पे आंच मेरे पे आएगी और मेरी कुर्सी कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगी, तो इसीलिए डर रहे। नहीं तो क्या दिक्कत है? पहले भी तो यही बात हुई थी कि सीबीआई जांच कराइए, तमाम लोग जेल गए, बच्चे लाठीचार्ज हुआ, फर्जी मुकदमे दर्ज करे गए, कितना टॉर्चर हुआ। 5 दिन तक हम शहीद स्मारक में बैठे, कुकरेती भाई इसके गवाह हैं, ये हमें खाना देने आते थे, पानी देने आते थे, बच्चों को ये साथ में ले जाते थे, शौचालय तक नहीं जाने देते थे पुलिस वाले। आंदोलनकारी क्योंकि वहां आते थे, तब 4-5-6 बच्चों की टोली बना के शौचालय करवाते थे, उनको वापस लेके आते थे, उनको खाना खिलवाते थे। ये लोग मेरे सामने गवाह हैं, आप बात करिएगा अभी उनसे। तब भी यही बात हुई थी, परंतु फिर वही बात, ढाक के 3 बात। अभी मारतोलिया जी कहते हैं 3 पन्ने बाहर आए हैं, पेपर लीक नहीं हुआ है। उसके बाद शर्मिंदा करने वाला बयान उनका था, और उस बयान को आप डैमेज कंट्रोल करने के लिए पूरी मंत्रिमंडल जुट जाता है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जुट जाते हैं और हास्यास्पद बयान देते हैं। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का तो आप बयान सुनोगे, आप खुद ही शर्मसार हो जाओगे कि एक राष्ट्रीय पार्टी, एक सत्ताधारी पार्टी, हेलो आवाज नहीं आ रही, कह रहा हूं, आप तो मान लिया है गड़बड़ हुई है, तभी तो जांच पड़ताल हो रही है। मैं आपके पास आऊंगा, आपको वक्त दूंगा, क्योंकि जब एसआईटी का गठन हो गया, जब गिरफ्तारियां हो गई, तब उस वक्त आपका माइक ऑफ है, पंकज भाई माइक ऑन करिएगा। तो वो जांच पड़ताल बता रही है कि पेपर लीक हुआ है। मैं आपके पास आऊं, जोशी जी के पास हम चलते हैं। उससे पहले मुख्यमंत्री क्या कहते हैं इस मामले को लेकर? आपने कहा कि बहुत सारी चीजें, आज भी ये कार्यक्रम हुए थे तो उन्होंने क्या कहा? पिछले 4 वर्षों में हमने 25,000 नियुक्तियां पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न की हैं। उसी का परिणाम है कि आज 25,000 अभी तक नियुक्तियां संपन्न हो चुकी हैं, और एक में भी, किसी में भी कोई ऐसा प्रकरण नहीं आया जिसमें कहीं पर नकल की गई हो, कहीं पर पारदर्शिता न अपनाई गई हो। और एक प्रकरण जो सामने आया है उसमें प्रथम दृष्टया जिन को भी जो भी आरोपी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनको पकड़ लिया गया है, और उसमें सघन जांच चल रही है। जो भी उस केंद्र से संबंधित या उस परीक्षा से संबंधित
जिनके ऊपर भी अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आरोप है या जिन्होंने कर्तव्यों में ढिलाई बरती है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। एक एक नकल माफिया को या नकल के काम को आगे बढ़ाने वालों या जिन्होंने भी इस भर्ती प्रक्रिया को खराब करने का प्रयास किया है, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इसके लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश सेवानिवृत्त उनकी अध्यक्षता में एसआईटी कमेटी का गठन कर दिया गया है। किसी भी कीमत पर इन नकल जिहादियों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। और मैं सभी अभिभावकों से भी कहना चाहता हूँ, सभी छात्र छात्राओं से भी कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होना है, जो अभ्यर्थी हैं हमारे, वो सब अपनी तैयारियां करें, वो निश्चिंत रहें। अगर जांच में कहीं पर भी ऐसी कोई बात आएगी तो निश्चित रूप से उनके हित में उचित निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। तो ये बयान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का था, जो उन्होंने आज एक कार्यक्रम में दिया है। जोशी जी, जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं, जो बेरोजगार संघ वाले कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, उसको लेकर आप बोलिएगा। मेरे एक सवाल में ऐड ऑन कर दूं कि ये नकल जिहादी वाला जो शब्द पुष्कर सिंह धामी जी लाए, इसका मतलब बता दीजिएगा अगर आप बता पाए। देखिए पंकज जी, पहली बात तो कांग्रेस को इस मामले में ज्यादा बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जो सीबीआई की बात करते हैं, सीबीआई जांच करने की बात करते हैं, मैं समझता हूं कांग्रेस को इसमें बोलने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। आप 2-3 दिन पहले का प्रकरण आपको बताऊं, माननीय हरीश रावत जी को सीबीआई का नोटिस गया, तो हरीश रावत जी का बयान आपने देखा होगा किस तरीके से कह रहे हैं। एक तरफ तो कांग्रेस दो मुही बात करती है, एक तरफ तो ये सीबीआई की जांच करने की बात यहाँ कहते हैं, जब कांग्रेस के नेताओं को किसी प्रकरण पर सीबीआई नोटिस देती है तो सीबीआई को सरकार का तोता कह देते हैं या भाजपा की कठपुतली बताने का काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान अभी आपने दिखाया और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर है इस मामले में, बहुत संवेदनशील है इस मामले में, और उन्होंने कहा कि मैं नकल माफिया को बिल्कुल भी नहीं बख्शूंगा और ऐसे लोगों के खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे जो नकल जिहादी हैं। नकल कराने में जिन लोगों ने हस्तक्षेप किया है या इसको अंजाम देने का काम किया है, वैसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, चाहे वो केंद्र व्यवस्थापक हों, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो कर्मचारी हों। जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं, जिनकी भी इसमें संलिप्तता है, और मुख्यमंत्री जी ने कल भी कहा था ये बात और आज भी मुख्यमंत्री जी ने दोहराई है, छात्रों से भी अपील की है, अभिभावकों से भी अपील की है कि पूरी पारदर्शिता के साथ भर्तियां की जाएंगी, कोई उसमें कहीं घोटाला नहीं होगा। एसआईटी की जांच हो रही है और माननीय उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज जो न्यायाधीश हैं उनकी निगरानी में जांच होगी। कहीं पर भी कोई कमी होगी तो सरकार कोई भी कड़े से कड़ा निर्णय लेने में पीछे नहीं हटेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी जो स्वयं में भी युवा हैं और युवाओं के हितैषी हैं, बहुत लंबा संघर्ष उन्होंने किया है। जी जोशी जी, मैंने पूछा वो जिहादी शब्द का मतलब निकाले हम लोग। नहीं, जिहादी मतलब जो लोग इस तरीके से नकल कराने में आमदा हैं, इतनी सुरक्षा के बाद भी और इतनी कठोर कार्रवाई, नकल विरोधी कानून लाने के बाद भी कुछ लोग एक षड्यंत्र के तहत, सरकार को बदनाम करने के तहत अगर इस तरह की कार्रवाई में संलिप्त हो रहे हैं, ये दुस्साहस कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करने से नहीं हिचकेगी। और निश्चित रूप से आपने देखा होगा विगत 3 दिनों के अंदर कुछ लोगों को निलंबित किया गया, कुछ पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, कुछ की गिरफ्तारी हुई है। अभी अब एसआईटी की जांच सौंप दी गई है, एसआईटी जांच करेगी। सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और माननीय उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, उनकी निगरानी में जांच होगी। और सरकार है ना, ये तो मैंने पहले ही बोला, मैं जोशी जी बस मैं सरकार शब्द हम लोगों ने ले लिए। जोशी जी, हमने कहा नकल माफिया, हमने कहा नकल कराने वाले लोग, फिर ये तमाम चीजों के बावजूद भी अगर नकल शब्द आता है फिर तो ये जितने पुलिस वाले हैं, वो जो प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर जो निलंबित हो गए,
ने जो एक अधिकारी निलंबित किए हैं आज ही, केएन वो तिवारी। चलिए मैं आपके पास आऊंगा, प्रदीप कुकरेती जी के पास जाता हूँ। प्रदीप जी अपनी आवाज अनम्यूट कीजिएगा। ये मैंने एक तस्वीर देखी थी, अब पता नहीं आप ही थे या कोई दूसरा था, मैं विजुअल देख रहा था, शायद वो इसी धरना प्रदर्शन के थे या कहीं पे आजकल में ही, आप जैसे मेरे को कोई शख्स वहां दिखाई दिया, आप ही हो सकते हैं। ये सब के बीच में हम देख रहे हैं बेरोजगार संघ वाले लोग वो डटे हुए हैं। इस जांच पड़ताल को, सरकार के इस कदम को, एसआईटी और रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच और अब गिरफ्तारी और अब तक हुए निलंबन को लेकर आप क्या कहेंगे? ये कहां पर, किस मोड़ पर ये मामला खड़ा है? देखिए पंकज जी, अभी मैं आपको बताऊं, मैं फिर इस बात को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री के सलाहकार कौन है, माननीय मुख्यमंत्री के नजदीक कौन ब्यूरोक्रेट हैं कि उन्हें, या वो फिर स्वयं विवेक ले रहे हैं, तो ऐसा कैसा वो कर रहे हैं। जो काम सबसे पहले किया जाना चाहिए था वो काम 4 दिन बाद हुआ है। क्या सेंटर उसी दिन सीज नहीं होना चाहिए था? क्या उसी दिन जो ऑब्जर्वर था, मैं तो उस दिन आपके चैनल पे कहा था, क्या ये उसी दिन ऑब्जर्वर की सस्पेंड नहीं हो जाना चाहिए था? क्या वहां पे जो जितने भी कुछ उसमें जो लिंक थे, जो कंट्रोल रूम से पेपर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, क्या उनकी क्रॉस चेकिंग, उनको फौरी तौर पे इंक्वायरी के लिए बुलाया नहीं जाना चाहिए था? दूसरी बात, मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता था कि अगर जैसे होते, या तो वो सीधे उनको कहते, बाकी अधिकारियों से वीआरएस दिलवाया जाता है तो उसमें मर्तुले जी को क्यों नहीं कहा गया कि भाई आपने क्या बयान दे दिया, आप तो सरकार की किरकिरी करा रहे हैं, आप इस्तीफा दीजिए। अगर आपको एडजस्ट ही करना है तो कहीं और कर देंगे, सरकार में बहुत गुंजाइशें होती हैं, बहुत गुंजाइशें होती हैं। आप जब स्वयं पुलिस विभाग से आईजी रिटायर हुए हैं और इतना वैसा बयान दे देंगे, इतनी अपरिपक्वता दिखा देंगे, तो ये एक मजाक सा बन गया। उसके ऊपर दूसरा मजाक क्या हुआ, मंत्री जी आ गए, विधायक जी आ गए, क्योंकि पार्टी ने कहा होगा। जितनी ये सफाइयां दे रहे हैं उससे पार्टी की और सरकार की किरकिरी हुई है। पार्टी छोड़िए आप, माननीय मुख्यमंत्री जिस यस। प्रकार से युवा है, हर जगह सक्रियता दिखाते हैं, बिल्कुल मुस्कान के साथ चलते हैं, आरोप, भ्रष्टारोप, भ्रष्टाचार ये सब चलता रहता है राजनीतिक उसमें, और उसमें चलता रहता है। लेकिन जो सच्चाई है वो बड़े एक्टिव थे, चाहे वो दिल्ली जाना हो, आपदा में जाना हो, कहीं भी जाना हो, हर जगह वो एक्टिव रहते हैं। यहाँ पे आपने क्यों सुस्ती दिखाई? कौन आपके सलाहकार हैं? आप जैसी हाकम का नाम आया था, ये तो बहुत बड़ा जो है विस्मयबोधक चिन्ह उसमें लग गया था, क्वेश्चन मार्क लग गया था कि भाई ये दोबारा कहां से ये फॉल्ट आ गया, मैंने तो इतना बड़ा कानून बनाया। इसका मतलब आपका लॉ एंड ऑर्डर का डर नहीं है सर। और अगर डर होता तो ये इतनी बड़ी हरकत नहीं होती। उल्टा इन्होंने जो है सही अपोजिशन बात। अपोजिशन के हिसाब से, उसको मैंने तो एक दो की पोस्ट में लिखा भी था कि अगर कांग्रेस के अंदर या विपक्ष के अंदर, खासकर इस समय कांग्रेस अगर बड़ी पार्टी के रूप में है, तो इनको अधीनस्थ चयन आयोग के आगे एक बहुत बड़ा धरना या जुलूस लेके जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि अब उसमें सच्ची बात यह है कि क्योंकि उस तरह से कुछ लोग जो जुझारू लोग हैं, अब भारतीय जनता पार्टी में अगर मथुरा जोशी जी हैं, उनको हम इस लपेटे में नहीं ले सकते। वो सज्जन आदमी है, सज्जनता के साथ अपनी बात रखते हैं, पार्टी के नियमों की बात करते हैं, चाहे वो जहां भी रहे हों। अब पंकज है, पंकज आक्रामक है, लॉयर भी है, और क्योंकि जो छात्र राजनीति से निकले हुए आदमी है, भले ही वो कांग्रेस में है, लेकिन कुछ सच्चाइयां ऐसी हैं कि जो हम, अगर आप उसका एक्सरा निकालेंगे पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से और व्यक्तिगत उससे, तो दोनों में आपको डिफर नजर आएगा। तो मैं इस बात के लिए थोड़ा सा मेरी पीड़ा है। मैं जब उनके बीच में गया, और मैं खाली बॉबी की वजह से वहां गया हूँ, बॉबी जो है पहले दिन से, जब वो हमारे साथ, हम राजधानी गैरसैंण निर्माण अभियान में भी था, उसी समय इस संगठन का गठन हुआ था, हमारे सामने ही हुआ था, तो कई छोटी छोटी चीजें ये हमसे पूछते थे, और ये हमारे साथ भी बराबर आते थे, और हम भी अपना, जब इनको पिछली सरकार में बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया, जैसे पंकज ने बताया, इनको स्थान नहीं दिया गया, तो फिर इनको शहीद स्मारक में हमने इनको थोड़ा सा ये दिया, और वहां केवल और केवल गिनती के आदमियों की परमिशन थी, और डबल स्टार की सिक्योरिटी थी, मतलब कांस्टेबल नहीं थे उस सिक्योरिटी में, सारे के सारे सब इंस्पेक्टर थे या सीओ थे, और उसको पर्सनली एसएसपी डील कर रहे थे उस समय, कुंवर जी। तो उस, अगर उन घटनाओं को देखेंगे तो इसमें शक की सुई इसलिए उठती है कि उस घटना में एक बार भी डीजीपी का बयान नहीं आया। इतनी बड़ी घटना प्रदेश स्तर पर हो जाए और डीजीपी का बयान ना आए। कल मुख्य सचिव आए, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने जिस प्रकार से दिया, लेकिन सच्चाई ये है, आप उन बालकों की पीड़ा देखिए, कोई बच्चा रिस्क नहीं लेना चाहता, कोई लड़की रिस्क नहीं लेना चाहती। क्या घर छोड़ के कोई बैठ जाएगा ऐसे वहां पे? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ में थोड़ा सा है, और इनकी कार्यशीलता में बहुत ढीलापन है।
सबके बावजूद भी पंकज भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ, मेरे को एक चीज दिखाई दी। अब गौरी परिवार का जिक्र हो गया, अब वो पुराना शख्स, मतलब जिस तरीके से इस संघ से जुड़ा इस अध्यक्ष रहा, मतलब मेरा एंगल वो है कि इस पूरे मामले का कोई राजनीतिक फायदा उठाना या राजनीतिकरण इस तरह की चीजें भी हो रही हैं क्या? नहीं, इस समय तो देखिए ये ज्वलंत मुद्दा है, और अगर यदि बेरोजगार संघ इसको नहीं उठाता तो हम लोग ने भी उठा रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी भी लगातार समर्थन दे रही है। हाँ, और ये असल में ज्वलंत मुद्दा इसलिए है क्योंकि ये प्रत्येक घर से जुड़ा हुआ है। अभी इसमें राजनीतिक फायदा लेने वाला कोई एंगल इसलिए नहीं दिखता क्योंकि घटना हुई है, और घटना उस समय हुई है जबकि आप देखेंगे कि तमाम स्थिति पूरे वैश्विक स्तर पर युवाओं ने अपने कंधों पर उठा के सरकारों को उखाड़ फेंकने का काम किया है। जी, तो उस समय में ये घटना और भी जो है चिंताजनक हो जाती है, क्योंकि छात्र परेशान हो चुका है। छात्रों का सिस्टम से विश्वास उठ जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब छात्र चाहता है कि सारी चीज वो सड़क पे बैठ के वहीं पे डिसाइड करे, और वहीं पे आके उनको सरकार जो है जो भी राहत देनी वहीं पर आकर दे। जैसे परसों इन्होंने किया, देखिए कितना फर्जीवाड़े का काम करा। मैं ये जिस प्रकार से अभी कुकरेती भाई ने बोला कि मुख्यमंत्री के सलाहकार कौन है, मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आदरणीय मथुरा दत्त जोशी जी बड़े भाई के माध्यम से आप उनको सलाह दीजिए कि आपके ये सलाहकार कौन है जो वो फर्जी बच्चों को, जिनमें 2-3 ऐसे भी लोग हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, उन पर मुकदमा चल रहा है, वो ज्ञापन देने जाते हैं मुख्यमंत्री को कि पेपर लीक नहीं हुआ, आप जो है परीक्षा का परिणाम घोषित करवाइए। और फिर उन बच्चों को युवाओं द्वारा नेपाली फार्म में 2 बसें पकड़ी जाती हैं। वो कहते हैं कि हमें यहां से बहला फुसला के लाया था कि गया था कि आपको वहां जाना है और सीएम साहब से मिलके बातें कहनी है, और हमें उनको पता भी नहीं, परीक्षार्थी थे भी नहीं। तो जी, ये बड़ी शर्म की बात है। तो इस समय आप ये समझिए कि ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, ज्वलंत है, हर एक घर से जुड़ा हुआ है, मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़ा हुआ है, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़ा हुआ है। और ऐसे विषय पे मुख्यमंत्री जी जब बार बार नकल जिहाद कर रहे हैं, तो सांप्रदायिकता का एंगल लाके मुख्यमंत्री जी इस मुद्दे का राजनीतिकरण करना चाहते हैं, परंतु फजियत हो रही है उनकी, पूरे देश में फजियत हो रही है। कल तो राष्ट्रीय चैनलों ने भी ये दिखाया कि हर बात पर लव जिहाद, थूक जिहाद और लैंड जिहाद, अब नकल जिहाद। तो नकल जिहाद मतलब केएम तिवारी भी नकल जिहाद कर रहे थे, प्रोफेसर सुमन भी नकल जिहाद कर रही थी। माना कि ठीक है, उसमें से एक जो शख्स ने जिसने पेपर आउट कराया वो खालिद था, परंतु आपका इशारा क्या है सब समझ रहे हैं। सीएम साहब का इशारा सब समझ रहे हैं। और आदरणीय बड़े भाई साहब ने बोला कि सीबीआई से कांग्रेस को डर लगता है, तो हम कह रहे हैं कि भाई आपको चुनाव के समय में कांग्रेस की सीबीआई की याद आती है? 8 साल से क्या कर रही थी सीबीआई? फटाफट से निपटाया, बुलाए सबको, क्या दिक्कत है? परंतु अब ये कि अब वो पंक्तियां हैं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। अब क्या करें? अब सबको वहां पे प्रताड़ित किया जा रहा है, किसी की हिम्मत नहीं है। आपको बता रहा हूं, अब राष्ट्रीय चैनल और आपने हिम्मत करी आज दिखाने की। अभी तक वहां पर मैं 3 दिन से लगातार कंटिन्यू जा रहा हूं, मैं उनसे पूछ रहा हूं कि भाई क्या स्थिति है, तो कह रहे हैं हाँ भाई साहब डिजिटल मीडिया के लोग तो आ रहे हैं, परंतु और चैनल नहीं आ रहे हैं, अखबार थोड़ा सा बच रहे हैं, ये है वो। अब सबको इस प्रकार से मैनेज किया हुआ है, डराया हुआ है, तो ये बहुत गलत चीज है। ये मामला ना मेरे संज्ञान, कल किसी ने मुझे भी मैसेज किया इस बात का। पंकज भाई थोड़ा टोक रहा हूं, आपको माफी चाहता हूं। प्रदीप भाई सुनिएगा कि उन्होंने कहा कि कुछ वरिष्ठ पत्रकार यहाँ तक कि वो डिबेट्स में भी बैठना पसंद नहीं कर रहे हैं, या नहीं आ रहे हैं या डर रहे हैं। आप भी समझिएगा, आप भी जरा बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं। जोशी जी, ऐसा माहौल है क्या पूरे प्रदेश में? हालांकि मेरे को अनुभव ऐसा नहीं है, मैंने कहीं से संपर्क नहीं किया, लेकिन कहीं ने मेरे को मैसेज किया, बोला कि यार इस मामले से ये बात बताओ कि वरिष्ठ पत्रकार क्यों आए बात करने के लिए। बिल्कुल बेबुनियाद बात है, कहीं किसी को नहीं रोका गया है।
कहीं किसी को कोई निर्देश नहीं है। आप देखें ना, जब माननीय मुख्यमंत्री जी 4 दिन से लगातार मीडिया में आके बोल रहे हैं और हस्तक्षेप कर रहे हैं, जांच की बात की है, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को निर्देशित किया गया है, तो ये कौन कहेगा कि मीडिया को रोकने वाले कौन होते हैं? किसी ने नहीं रोका है मीडिया को। पूरी खबरें आ रही हैं, कहीं किसी को कोई नहीं। ये तो एक बेबुनियाद आरोप है और ये केवल मैनिपुलेटेड है। मुझे लगता है ये तो फैब्रिकेटेड बातें हैं। इन बातों को एक मैनिपुलेट करके बाहर निकाला जा रहा ताकि धामी जी की छवि खराब हो, सरकार की छवि खराब हो, अच्छा, मुझे ये लगता है। जिहाद वाले पे भी पंकज छेत्री भी बोल रहे हैं कि राजनीतिकरण किया जा रहा है, वो एंगल नहीं, बदला जा रहा है। देखिए पंकज भाई स्वयं में बहुत सज्जन आदमी है। क्योंकि कांग्रेस की बात बोल रहे, मैंने कहा ना, कांग्रेस अभी इन्होंने कहा सीबीआई की बात कही ना, भाई आपको किसी ने रोका? आपके नेताओं को किसी ने रोका? चले जाए ना कोर्ट में, कहें भाई मेरा फैसला क्यों नहीं कर रहे हैं, इतने साल से मुझे क्यों पीड़ित कर रखा है। ऐसा कौन वो कहे? भी तो जा सकते हैं, अदालत उनके लिए भी तो खुली है। जा ही ना कोर्ट में, किसने मना किया उनको? पंकज भाई वरिष्ठतम वकील है, सब जानते हैं। नहीं, पंकज भाई अब तो लग रहा है जाना पड़ेगा। नहीं, जाना पड़ेगा अब, जो भाई जानते, चुनाव। पुराना आदमी हूं मैं। हाँ, आप भी लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई सरकार की तरफ से या पुष्कर सिंह धामी जी की तरफ से किसी को कोई राजनीतिक विदेश की भावना से कोई कार्रवाई नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। नहीं, चुनाव आते ही शुरू हो जाता है। मैं कभी भी एक पक्षी बात नहीं करता हूँ। मैं अगर सरकार के खिलाफ भी बोलना पड़ेगा तो मैं बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। लेकिन यहाँ पर आपको या अच्छा हमको जोशी जी, ये तो वो सरकार कहना के खिलाफ पड़ेगा कि बात की थी, मुख्यमंत्री कांग्रेस वाले खुद स्वयं बोल रहे गंभीर हैं है। कि वो बसों में कौन लोग थे, पर कौन मंगा रहे थे उनको, आप बुला रहे थे देहरादून, किसने बुलाया वो लोग? नहीं, वो क्या था मामला? ये भी बिल्कुल गलत बात है। मैं कह रहा हूँ ना, ये अब मैं राजनीतिक इस पर राजनीतिकरण नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। ये कौन कर रहा? कांग्रेस के लोग ही तो कह रहे हैं। भाजपा के आदमी ने तो नहीं कहा कि हम लाए थे या कौन लाया था। कौन लोग थे, क्यों आए वो लोग? देखिए लोकतंत्र है ना, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, तो लोकतंत्र है। लेकिन ये आरोप लगाना है कि सरकारी ला रही है, सरकारी कहलवा रही है, जब अरे फ्लीट उनको आप समझिए कि नेपाली फार्म तक फ्लीट दी गई थी, आगे पुलिस की जीप चल रही थी सुरक्षा। आप जरा वो फ्लीट करने वाले अधिकारी का फोटो मुझे दे दो। अगर उसको 3 घंटे मैं बिल्कुल दे दूंगा। बर्खास्त न करा दूं या सस्पेंड न करा दूं तो फिर मुझको जो मर्जी आप कहें वो कह दीजिए। चलिए वो फ्लीट प्रदीप भाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जोशी जी की बात में मुझे थोड़ा सा दम लगता है, थोड़ा वो लग रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं मुद्दे से भटकना नहीं चाहता, लेकिन इन सब के बावजूद लोकतंत्र की बात आ जाती है। जहां पर लोकतंत्र आ जाता है तो हमारा मतलब सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और हम लोग खुद उसका लोकतांत्रिक अधिकार होगा। ये लोकतांत्रिक तरीके से वो नेपाली फार्म वाला किस्सा ठीक हो गया। अभी नहीं, शिक्षकों का मैंने देखो पंकज जी, मैंने कहा अगर फ्लीट किसी को दी गई है या सरकार किसी को लाई है, अगर उस बात का प्रमाण, अगर हल्का सा भी प्रमाण है, मैं खुलेआम चैनल में कह रहा हूं ना, प्रदीप भाई भी बैठे हैं, वरिष्ठतम व्यक्ति हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं, भावनाओं को समझने वाले व्यक्ति हैं। पंकज भाई भी राज्य आंदोलनकारी हैं, छात्र नेता रहे हैं। हम भी उसी विद्यालय से निकले हैं, महाविद्यालय से, जहां से पंकज भाई निकले हैं। सब एक दूसरे के पूरक हैं। हम पहले उत्तराखंडी हैं, बाद में किसी राजनीतिक दल के सदस्य हैं। मेरे जैसा व्यक्ति खुलेआम बोलने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अगर लेकिन बेबुनियाद आरोप लगाना मैं उसको उचित नहीं समझता हूँ। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। मैं उसका कभी पक्षधर भी नहीं रहा हूँ। मैंने कभी इस तरह की बातें की नहीं है। ठीक है प्रदीप जी, मुझे बताइएगा, ये लोकतांत्रिक तरीके से चीजों को किया जा रहा है। हम परेड मैदान में देख रहे हैं, हमने रेंजर्स मैदान में देखा बगल में कि ये लोकतांत्रिक तरीके से आवाज बुलंद हो रही है। नेपाली फार्म वाले बस लेकर देहरादून तक पहुंच गए, उधर से लोग जो आए ये आए। हमने देखा शिक्षकों का आंदोलन हुआ, जगह जगह बैरियर लगे हुए थे, उनको आने से रोका गया। हमने अभी हाल में वो यमुनोत्री वाले विधायक आ रहे थे देहरादून में समस्याओं को लेकर, कुछ उनको देखा कि बैरियर लगे थे, उनको आगे आने की इजाजत नहीं थी। तो ये लोकतंत्र में भेदभाव कैसा है? देखिए, जिस प्रकार से सरकार का जो, अगर आप इन 2-3 महीनों में अगर आप देखेंगे
तो जी ये सरकार के अंदर इस समय जैसे एक पॉलिटिकल क्राइसिस जिसको बोलते हैं, या इंटरनल, मैंने फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भाजपा और सरकार के अंदर सरकार, दलों के अंदर दल, जो मतलब आप उसको अलग अलग लॉबिंग ना कह के, आप, मैं इसलिए कह रहा हूं, एक पक्ष चाह रहा है ये हटे, दूसरा पक्ष चाह रहा है कोई ना कोई दूसरा बने, ऐसे ही ये बात मंत्रियों की भी आप जद्दोजहद चल रही है। आप लोकतंत्र में उस हिसाब से ये देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री ने पूरे मंत्रिमंडल को अभी तक गठित नहीं किया है, और यही हाल सचिवालय में कई अधिकारियों का है कि उनको 3-3 भाग, 4-4 विभाग दे दिए गए हैं, और कई अधिकारी ऐसे हैं वो खाली उन पे मूंगफली खाने का पूरा टाइम है। तो कार्यशैली जो है, आपको प्रदेश के विपक्ष में किस शहादतों के बाद से राज्य बना है, और आप जो है अकेले सारे के सारे सुपरमैन बन रहे हैं। आप अगर सुपरमैन बन रहे हैं तो फिर बाकी मंत्री भी हटाइए, क्योंकि फैसले तो वो कुछ ले नहीं पा रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, डॉक्टर धन सिंह रावत के साथ वो मजबूरी में फोटो खिंचा रहे हैं, जाना पड़ रहा है, शिक्षा का मामला है, लेकिन धन सिंह रावत की आउटपुट बताइए। मैं रात दून मेडिकल कॉलेज में था, और वहां इतनी बखिया उधड़ रखी थी, इतनी ज्यादा, कि वहां मतलब मैं मेरा ऐसा मन कर रहा था कि मैंने स्टाफ को मेरे साथ हाँ बोलना पड़ा। मैंने कहा यार बताओ क्या हालत हो रही है मेडिकल कॉलेज की, दून अस्पताल कितना बेटर था। तो ये सरकार को, दूसरी बात लोकतंत्र की बात आपने कही, तो लोकतंत्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, उस पर शिकंजा कहाँ कहाँ कसा जा सकता है, कैसा कसा जा सकता है, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री को, कि सलाहकार बदलिए। आप किन अधिकारियों, किन सचिवों, किन अधिकारियों के चक्करों में आ रहे हैं, कुछ नेताओं के चक्कर में आ रहे हैं, सब अच्छा बनने की कोशिश करने के चक्कर में आपको मिसगाइड कर रहे हैं। चाहे वो छात्रों को लाने का मामला हो, पतंजलि का मामला हो, जिसमें भी भारतीय जनता पार्टी का, जो मुझे बताया गया, मैं जब बॉबी पवार और के बीच में बैठा हुआ, छात्रों के बीच में उन्होंने मुझे बोलने को कहा, तो मैंने ये कहा कि कहने लगे भाई साहब इसमें भी भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। तो ये हर मामले में जो भारतीय जनता पार्टी के जो आदमी इन्वॉल्व हो रहा है, चाहे वो कोई गलत काम हो रहा है, कोई पॉक्सो का रेट आ रहा है, कोई किस तरह का आ रहा है, चाहे हरिद्वार की लेडीज रही हो, कहीं कुछ में रही हो, या ये हाकम सिंह को जैसे बताया जाता है, तो ये हर अधिकारी डीजीपी से लेके चपरासी से लेके सबके साथ उसकी वो है। और वो सेल्फी किसी की भी हो सकता है हम भी कई जगह खिंचाते हो, बाद में पता लगे। लेकिन सरकार अगर चाहती, मुख्यमंत्री चाहते, तो एकदम शिकंजा कसते कि भाई ये सब चीजें मेरे उसमें नहीं चलेंगी। अब मैं इस तरह की छवि नहीं चाहता हूं, और आपको 2 महीने के अंदर इस प्रदेश के अंदर बहुत कुछ चेंज दिखाई देगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। जिस तरीके से अंदर द्वंद पक रहा है, और वो खिचड़ी जलते जलते नीचे जल न जाए, मुझे इस बात की चिंता है। आप इतने विधायक लेके दौड़ रहे हैं, किसी पे कोई कैलिबर नहीं है, कोई काम करने नहीं जा रहे। हमने 36 बार सुझाव दिया, व्यक्तिगत मुख्यमंत्री से मिलकर मैंने 1.5 साल पहले कहा था मंत्रिमंडल बदलिए, नए लोगों को मौका दीजिए। इतने कामगार आदमी हैं, आप प्रवक्ता उनको ऐसे बना देते हैं जिनको जड़ जमीन का पता नहीं रहता। आप मुख्य प्रवक्ता ऐसे को बना रहे हैं, खाली राजनीति सेट करनी है। अगर संजू भाई वहां से जुलूस लेके आ रहा था तो आने देते। मजा तब आता है राजनीति का कि आपको उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उसको आप, पुलिस अपना काम करेगी, आप थोड़ी जाएंगे उनको वो करने के लिए। आप जगह जगह बैरियर लगा रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री अगर आवास पे जा रहे हैं, सचिवालय जा रहे हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप सुभाषपुर और उनके बीच में बैरियर लगा दीजिए, लेकिन आप उन्हें घर पे ही रोक देंगे। ऐसे क्या कोई आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं? अगर इतनी ही शिकंजा कसना है तो आपने लीकेज में क्यों रुका? मुझे मजबूरी में कई फेसबुक में लिखना पड़ा कि पेपर लीक नहीं, अगर लीक नहीं हुआ है, मैंने कहा भाई वो ठीक कह रहे हैं, लीक नहीं हुआ क्योंकि वहां गिल्ला नहीं दिखाई दिया इसलिए लीक नहीं हुआ, वो कीचड़ नहीं हुआ इसलिए लीक नहीं हुआ। मुझे ये शब्द कमेंट करने पड़े। जी जोशी जी कुछ कह रहे थे, आप कमेंट करिएगा, फिर मैं पंकज भाई के पास जाऊंगा। जोशी जी बीच में कुछ बोल रहे थे, मैं पंडित जी के पास गया था। इस लोकतांत्रिक तरीके से रोका गया, जब मैंने सवाल किया तो आप कुछ कहना चाह रहे थे। नहीं, आप उसमें जो धनवटी वाले विधायक नहीं, यमुनोत्री वाले विधायक जी वाली की बात कर रहे थे, यमुनोत्री वाले नहीं, किसी को नहीं रोका गया, कहीं किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई, कोई बैरिकेडिंग नहीं की थी। देखिए मैं एक बात कह रहा हूँ, इस तरीके के राजनीतिक बयानबाजी हम लोग भी करते हैं। मैं भी विरोध में बहुत दिन रहा, बहुत लंबे समय तक, सब जानते हैं, आदरणीय कुकरेती जी भी जानते हैं और आदरणीय पंकज भाई भी जानते हैं कि हम लोग जब कोई भी प्रदर्शन कभी करते हैं तो हम लोगों का पहला बयान ये होता है कि हमारी इतनी गाड़ियां रोक दी गई हैं, इतना ये सब व्यवस्था हमारे ऊपर ये अत्याचार पुलिस ने किया गया, ये सब राजनीतिक बयानबाजी है। सरकार की तरफ से मैं बिल्कुल धामी जी की तरफ से स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि उनकी कोई मंशा नहीं है कि किसी को रोका जाए, किसी के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो। सरकार की तरफ से कोई निर्देश नहीं, सरकार कभी नहीं चाहती है। मैंने कहा ना कि धामी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं वर्तमान में जो मुख्यमंत्री जी हैं,
कि वो युवाओं की आवाज को समझते हैं, युवाओं की भावनाओं ठीक को है, मैं ये समझते सब हैं, चीजें जानता हूँ उत्तराखंडियत को समझते हैं, उत्तराखंड को समझते हैं। उनका जो निर्णय होगा वो निश्चित रूप से राज्य के हित में होगा और नौजवानों के हित में होगा, बेरोजगारों के हित में होगा, छात्रों के हित में होगा। जी, ठीक है। मैं वैसे इस सवाल का जवाब प्रदीप भाई से चाहता था, लेकिन फिर भी पंकज भाई ये बताइएगा, जी लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन भी होता है, लोकतांत्रिक तरीके से जांच पड़ताल भी होती है, घटनाएं घट जाती हैं, मैं मान लेता हूं कि घटनाएं घट जाती हैं, ये हो गया जो केस होना था। उसके बाद अगला कदम क्या होना चाहिए? अब तो जांच भी हो रही है, अब गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी परेड मैदान खाली नहीं हो रहा है। मतलब क्या करना चाहिए? एज ए विपक्ष के तरीके से आप क्या सोचते हैं? छात्रों की तरफ से आप क्या सोचते हैं? अभ्यर्थियों की तरफ से, आंदोलनकारी बेरोजगारों की तरफ से आप क्या सोचते हैं? थोड़ा बताइएगा ना। थोड़ा विपक्ष का काम आरोप लगाना ही नहीं होता, गाइड करना भी होता है सरकार को। निश्चित जी, निश्चित तौर पर जब जरूरत पड़ेगी तो गाइड भी करेंगे अगर हमसे सुझाव मांगा जाएगा। परंतु ये दमनकारी सरकार तो केवल दमन करने से ही बाज नहीं आ रही है। और अब अब कल से हमारा भी प्रदर्शन शुरू हो रहा है। हमने पूरे माननीय हमारे अध्यक्ष जी ने कल पूरे प्रदेश में धरने के लिए आह्वान किया है, क्योंकि अब ये परिपाटी बन गई है। अब देखिए, कोई घटना अगर हो जाती है, दुर्घटना एक बार ही होती है। अब ये सिस्टम में घुस गया है, क्योंकि आप समझेंगे ये कई 100 करोड़ रुपए का मार्केट है। हाकम सिंह के बारे में लोगों को आप पूछेंगे तो हाकम सिंह के बारे में लोग बताएंगे कि वो कैसे अपनी उसकी एक लेविश लाइफ जीता है। वो राजाओं की तरह रहता है, किसी की शादी में 5 लाख रुपए, किसी के 10 लाख रुपए, भगवान की तरह। मतलब वो ऐसा ट्रीट करता है कि किसी का जो है किसी के दे रहा है, घर बनाने में पैसे दे रहा है, किसी की शादी में दे रहा है, किसी के दुख मुसीबत में दे रहा है। तो वो सारा पैसा कहां से लाया? कई 100 करोड़ रुपए उसने कमाए इसी धंधे से। और वो उस धंधे से कमा के उस समय के आपने देखा होगा, एक डीजीपी की फोटो उस समय के तत्कालीन बहुत वायरल होती थी। उसी के रिजॉर्ट की फोटो थी। उसके रिजॉर्ट में डीजीपी साहब अपनी पत्नी के साथ एक एल्बम शूट करवाते हैं। तो अब ये परिपाटी हो गई है, सिस्टम में घुस गया है। आप तमाम देखेंगे उनकी त्रिवेंद्र जी के साथ, सीएम धामी के साथ और तमाम मंत्रियों के साथ उनकी इसकी फोटो है और बड़ी क्लोज फोटो है। और फोटो देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि हाकम सिंह कितना नजदीक था इनके सिस्टम के। तो इसीलिए अब छात्र चाह रहे हैं, युवा चाह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ये चाह रही है कि इसमें कोई केंद्रीय एजेंसी सीबीआई जांच करे, जिससे कि इन लोगों तक जांच की आंच पहुंचे और बड़े मगरमच्छ जब इसमें पकड़े जाएंगे तभी चीजें काबू में आएंगी। नहीं तो छोटा प्रदेश है, जिस हिसाब से अभी आपने सुना। ये तो मेरी लाइन है पंकज भाई। मैं तो बड़ी मछली कहते कहते थक गया हूँ। मुझे पता नहीं कि बड़ी मछली बिल्कुल है भी या नहीं, मुझे ये भी पता नहीं है, लेकिन सारी बड़ी मछली हैं। हाकम सिंह के साथ आप जिसकी भी फोटो देखेंगे सारी बड़ी मछली है। आप हिमांशु चमोली एक व्यक्ति था जिसकी वजह से एक निर्दोष बच्चे ने, जितेंद्र नेगी ने आत्महत्या की है। उसके साथ आप फोटो देखेंगे सारी बड़ी मछलियां हैं। तो उस बड़ी मछलियों की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब तक इसमें राज्य से बाहर केंद्रीय एजेंसी नहीं हाथ डालेगी तब तक ये बड़ी मछलियां बची रहेंगी। और जब तक ये बड़ी मछलियां बची रहेंगी ये धंधा इसी प्रकार से चलता रहेगा, क्योंकि ये कई 100 करोड़ रुपए का मार्केट है। और ये मार्केट हम खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते उत्तराखंड के भविष्य जो है वो इस प्रकार से पनपे। आप समझिए कि जो बच्चा रिश्वत देके, मैं दूसरा एंगल से सोच रहा हूं आपको, उस बच्चे का तो नुकसान जिसकी जगह पे वो रिश्वत देने वाला आ रहा है, परंतु जो रिश्वत दे के भर्ती हो रहा है, एक तो वो उस पद के लिए स्किल्ड नहीं है, उस पद के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, और वो पहले दिन से जब से वो उसको सैलरी मिलेगी उगाई पे लग जाएगा, वो रिकवरी करेगा सबसे पहले अपनी। तो तमाम वो इसको दीमक की तरह उत्तराखंड को खा जाएगा। आप देख रहे हैं आज के कितने भ्रष्टाचार। हम तो कचेरी शासन तक देख रहे हैं। छोटे से छोटा काम कराने के लिए मुख्यमंत्री जी अगर भेष बदल के चले जाए ना, लोग बताएंगे कि मुख्यमंत्री जी को कितने लोग प्रेम करते हैं।
या कितनी गालियां देते हैं। इतना भ्रष्टाचार है। आप तहसील में चले जाइए, मैं कहता हूं तहसील में एक छोटी चीज होती है दाखिल खारिज, आपको वो साधारण कई हजारों रुपए देने पड़ रहे हैं। मैं आपके चैनल पे खुली बात बोल रहा हूं, ये आप आबादी कराने के लिए चले जाइए, कई लाखों रुपए देने पड़ रहे हैं छोटे से काम के लिए, जो काम फ्री में होते थे कांग्रेस के जमाने में। तो मुख्यमंत्री जी जब भेष बदल के चले जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि कितने लोकप्रिय है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ये जो पेपर लीक का घुन है, इसको पेस्टिसाइड छिड़क के तो तत्काल जड़ समेत खत्म कर दिया जाए, मारा जाए। और वो काम केवल सीबीआई जांच से ही हो सकता है, और तभी बड़ी मछलियां पकड़ी जाएंगी। और ये सब जो व्यवसाय खुलेआम हर साल जो चलता है, वो ये बंद हो, और जो कॉम्पिटेंसी के आधार पे बच्चा जो तैयारी कर रहा है उसको अवसर मिले, और वो नौकरियां उसे मिले। ठीक, अब प्रदीप जी आपके पास मैं आ रहा हूँ। मैं सवाल आपसे पूछना चाह रहा था क्योंकि आप तो बेरोजगार संघ के लोगों के, उन बच्चों के अभ्यर्थियों के संपर्क में भी हैं, तो अब इसमें आगे क्या कदम होना चाहिए उन अभ्यर्थियों के लिहाज से? इधर जांच पड़ताल तो हो ही रही है जो हम देख रहे हैं, और बेरोजगार संघ वाले जो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, क्या अड़े रहना चाहिए या फिर इस जांच का पड़ताल का इंतजार करना चाहिए? देखिए क्या निकल कर इस पर आता है। देखिए, इसमें मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से उनको सबसे पहले ही डिसीजन लेना चाहिए था कि ठीक है, अब तक जो गलतियां हो चुकी हैं, उसमें किसी एक जिम्मेदार अधिकारी या किसी जिम्मेदार मंत्री को फुल फोर्स के साथ भेजें अगर वो कुछ डर रहे हैं, और सीधी वहां बात करें या उनको डेलीगेट को बुलाएं। जैसे पहले दिन वार्ता हुई थी उनके साथ, उनको बताते अब जब सीबीआई की मांग कर रहे हैं तो सीबीआई में कोई पैसे तो लग नहीं रहे हैं। भाई अगर आपने खुद ही कमिट किया था पहले वाले उस प्रकरण में, और अगर सीबीआई के लिए आप संस्तुति के लिए दे दें, तो मैं समझता हूँ सारी चीज पटाचे हो जाएंगे। इससे क्या हो रहा है कि सरकार अगर दूरदर्शिता से सोचे, तो वो जैसे अभी आप लोगों ने कहा कि राजनीति, तो निश्चित रूप में जब कोई चीज होती है तो राजनीतिकरण तो होगा ही होगा। फिर हर आदमी उसको उसका लाभ लेगा, चाहे कोई भी हो। अब बॉबी पवार क्योंकि बेरोजगार संघ से जुड़ा हुआ है, पहले दिन से जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर लोगों का ज्यादा ट्रस्ट है, उसके साथ ज्यादा जनमानस है। मैं देख रहा था उस दिन की, कम से कम उसी समय मेरे सामने जो फुटेज आए गोपेश्वर से उत्तरकाशी से, तमाम टिहरी से लेके इतनी सारी फुटेज आई हैं। अब ये कॉल करके अगर यहाँ सबको सेंट्रलाइज बना देंगे तो सारे चैनल यहाँ आने को मजबूर होंगे। कुछ महीनों बाद चुनाव है, तो इसका नुकसान किसको होगा? सरकार को नहीं होगा क्या? तो उस चीजों से बचने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर से बचने के लिए, पब्लिक के जो डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, आप अभी रावण जलना है अभी दशहरे के दिन, और बाहर जो है पांडवों की सेना बैठी हुई है। तो ये सब चीजें भी ये एक न कि ये स्टोरी बनेगी। देखना जो मैं शब्द बोल रहा हूँ आपको, अगर ये तब तक टिके रहते हैं तो ये कोई ना कोई चैनल इसको इस तरह दिखाएगा कि क्या बाहर पांडवों की सेना है, क्या अंदर रावण है, और रावण जो है कब तक ये, तो इसमें निस्तारण होना चाहिए। वो पूरा रिंग रोड है हमारा एक तरह से परेड ग्राउंड का, पूरे धून क्लब है वहां पे, पूरे सर्वे चौक का रास्ता है, पूरे सचिवालय का रास्ता है। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मामला है, और युवाओं को देखते हुए ये सब चीजें निस्तारित करनी चाहिए। और जो जिस तरह के लोग, कई नेता सुझाव देते हैं कि मैं डेलीगेट लेके आ रहा हूँ जी, आपको ज्ञापन दे रहे हैं, वो उससे छवि खराब होती है सरकार की, और कोई बात नहीं। ठीक है, थोड़ा हंसने वाली बात ये है कि प्रदीप भाई ने ना महाभारत और रामायण को एक साथ जोड़ दिया, और अब ये तो एक अलग तरह का एक दृश्य बनेगा, इसमें लग रहा है। एक आपकी इससे ना याद आ जाता, आज ही मेरे पास एक विजुअल आया पिथौरागढ़, उसमें रावण और कुछ ऋषि मुनि ना संवाद कर रहे हैं। मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा कि ये हाकम सिंह कौन है, फिर से हमारी लीक हो गया, मुझे जानकारी है, उसमें एक संवाद चल रहा है। प्रदीप भाई को भेजूंगा, अगर भेज लिया होगा वैसे आपको। और एक तस्वीर आई मेरे पास पौड़ी से, रामलीला चल रही है पहाड़ों में, तो पहाड़ी रामलीला भी खूब चलती है। तो पौड़ी में वो पुरानी पेंशन लागू करो के नारे लगा दिए। जनक का दरबार था, सीता स्वयंवर चल रहा था, और उसी दौरान पुरानी पेंशन लागू करो के नारे लग रहे हैं। देखिए कहाँ पर किस तरीके से अच्छा, हाँ प्रदीप कुछ बोल रहे हैं प्रदीप जी। ये अच्छा साइन नहीं है ना, ये सरकार की उपेक्षाएं जब हमारे जो सनातनी उसमें आ जाएंगी, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैं सनातनी उससे भी कह रहा हूँ, और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी कह रहा हूँ कि सरकार इतनी उपेक्षा हो गई कि अब हम उसमें तक हमारी हिम्मत हो गई कि हम जहाँ पे हम उपेक्षा नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, वहां भी हो रही। जोशी जी, ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। मैं इसीलिए इस प्रश्न को ला रहा था कि एक तरफ हम ऐसे कहते हैं कि नकल जिहाद, दूसरी तरफ हमारी जो रामलीलाएं चल रही हैं वहां पर इस तरह का संवाद हो रहा है, इस तरीके से मंचन हो रहा है। तो
ये अच्छे संकेत नहीं है। प्रदीप भाई ने भी बताया, इसमें मैं क्या बोलूं, वो मेरे से वरिष्ठ है। आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, प्रदीप भाई के बिल्कुल अमूल्य सुझाव हैं, बड़े महत्वपूर्ण सुझाव हैं। और मैं केवल इतनी बात कह सकता हूं कि 3 दिन से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस मामले में गंभीर हैं। देखिए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज, रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की बात हुई है, और अगर सरकार उचित समझेगी और पूरी बात सामने आएगी तो निश्चित रूप से सरकार सीबीआई की जांच करने से भी पीछे नहीं हिचकेगी। लेकिन थोड़ा समय का इंतजार सबको करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने परसों ही बेरोजगार संघ के पदाधिकारियों को बुलाकर उनसे वार्ता भी की, उनकी भावनाओं को जानने का प्रयास किया और उनको टटोलने का भी प्रयास किया, और उनकी बात में कहा कि मैं पूरी इसमें कोशिश करूंगा कि भविष्य में और मैं कड़े से कड़े कानून लागू करूंगा, इस तरीके के घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। और आज और कल के अगर मुख्यमंत्री जी के बयान सार्वजनिक रूप से आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या पब्लिक मीटिंग के बयान हो या पार्टी फोरम में बात करने की हो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि नकल माफिया और नकल जिहादियों को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनको मिट्टी में मिलाकर दम लूंगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। ये छोटी बात नहीं है पंकज जी। प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है तो हर बात पर सांप्रदायिक यकीन एंगल। करना पड़ेगा। प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, अगर वो गलत कहेंगे, देखिए आगे जैसा प्रदीप भाई ने बहुत सी बातें कही, राजनीतिक बात भी कही है, प्रदीप भाई ने चेतावनी देने की बात भी की है, और इशारे इशारे में बहुत बड़ी बात की है। ये राजनीतिक रूप से सब लोग समझ रहे हैं इस बात को, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, कोई छोटी घटना नहीं है। इतना करने के बाद भी अगर पेपर लीक हो गया है, 3 पेपर ही सही चाहे वो बाहर आए हैं, तो निश्चित रूप से ये बड़ी चिंतनीय बात है। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें निगरानी रख रहे हैं। मैं समझता हूं कि आज और कल में कोई भाई न कोई और महत्वपूर्ण भाई, घोषणा इसमें होगी जोशी और जी का मैं इसका कोई न कभी कोई पता नहीं सम्मानजनक हल था, निकलेगा। लेकिन आज उन्होंने मान लिया इस चर्चा में। जोशी जी, मान लिया आपने कि पेपर लीक हुआ, आप कह रहे हैं। परसों आप कह रहे थे तो बोले थे नहीं पहले व्यक्ति हैं, पहले व्यक्ति हैं, भाजपा के पहले व्यक्ति हैं। इसके लिए मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं आपको कि कम से कम नहीं, आपने स्वीकार करा। देखिए जो ये मैंने कहा ना, ये भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं है, ये नौजवानों के भविष्य की बात है, ये प्रदेश के भविष्य की बात है, ये छोटी बात नहीं है। मैंने इसलिए कहा यहाँ पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात हम करें, चिंतन करें, मनन करें। आप 2002 से आज तक की सरकारों में ले लें, कोई सरकार इस प्रदेश में ऐसी नहीं है और कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है इस प्रदेश में जिसने ये दंश न झेला हो। ये नहीं, मेरे ये तो दिल की प्रदीप भाई पीड़ा है, मेरे बेहतर मन जानते की हैं पीड़ा जोशी है, जी, मैं आप भी वैसे नहीं कह रहा हूँ। इतने वरिष्ठ आप लोग हैं। सुनिएगा, ये अलग देखिए, बात है कि हम किसी राजनीतिक दल के लोग हों, विचारधारा के लोग हों, ये अलग बातें हैं। नहीं ठीक लेकिन है। हमने क्या ये प्रदेश इसलिए मांगा था, या प्रदेश के लिए हमने इसलिए संघर्ष ये किया था सवाल तो मैं कि कर हम सकता हूँ, ये प्रदीप भाई कर सकते हैं ना। आपको और पंकज भाई को तो इसका अधिकार है ही नहीं है, देते ही नहीं है नहीं हमें नहीं अधिकार ऐसा का। नहीं, सरकारें क्यों ये आप बदलती नहीं हैं? कह सरकारें सकते। क्यों बदली जाती उतने हैं? बदलाव के देखिए, लिए ना। उतनी ही भागीदारी पंकज भाई की भी है, उतनी ही भागीदारी भी है, मेरी भी है इस राज्य को बनाने में। ये अलग बात है कि हम राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग हैं, ये अलग बात है। लेकिन ये देखिए, राज्य, ये 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 राज्य बातें उस समय, ठीक है। आज तो प्रदीप भाई भी प्रौढ़ हो गए हैं, मैं भी बुजुर्ग हो गया हूँ। हम भी उस समय उसी लहर में थे, उसी वही नौजवान थे जो आज परेड ग्राउंड में बैठे हुए हैं। हमारी ठीक भी है, उम्र लगभग वही थी। ठीक लेकिन है, इस मैं तरह खुशी की समझ सकता घटनाओं की हूँ कि पुनरावृत्ति जो न हो, वैसे इसके आपको लिए सारे राजनीतिक दलों ने मिल बैठकर बात करनी पड़ेगी, ठीक चिंतन है। करना पड़ेगा। हाँ, इससे करेगा कौन? प्रदीप भाई, प्रदीप जी, एक चीज है, देखिए, सरकारें हम क्यों बनाते हैं, क्यों बदलते हैं? बदलाव के लिए, ताकि जो पुरानी खामियां हैं, कहीं कमियां हैं, कहीं कमजोरियां हैं, कहीं उस तरह की इच्छा शक्ति नहीं दिखी, इसलिए बदलाव हो जाता है। और हमने तो देखा सबको बारी बारी, लेकिन वो चीजें हम कह सकते हैं, आप भी कह सकते हैं। मैं सिर्फ एक ही क्षेत्र को क्यों देखूं, मैं तो हर क्षेत्र को देखूंगा। आपने दून अस्पताल बताया, पंकज भाई कचहरी बता रहे हैं। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, बनी तहसील का, अपने कमिश्नर दीपक रावत पहुंचे वहां निरीक्षण करने के लिए, तो पता लगा फाइलें ही गायब थी। कहाँ थी? बाबू जी के घर पर थी, ड्राइंग रूम में फाइलें सजी हुई थी। उस पर एक्शन की बात की है।
तो मैं मतलब इन सब चीजों को लेकर, छोटी छोटी चीजों को लेकर मैं चिंतित हूँ। लेकिन मुझसे इस एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ उसका जवाब, क्योंकि मैं भी बार बार अपनी रिपोर्ट में कह देता हूँ बड़ी मछली, कहीं मैं ही गलत ना हूँ, कोई बड़ी मछली हुई ना, मैं चिंतित हूँ। और दर्शक भी मेरे को कमेंट करके बोलते हैं भाई साहब इतने दिनों से बड़ी मछली कर रहे हैं, कभी नाम ही बता दो, कभी बोल ही दो ना। अब किसी के साथ फोटो आ जाना नहीं, वो आरोप सिद्ध नहीं होते उससे, मेरी भी कहीं हो सकता है किसी के साथ फोटो हो, प्रदीप जी की हो। आप क्या कहेंगे, ये बड़ी मछली वाला गेम क्या है, खेल क्या है? देखिए, बड़ी मछली वाला जो सबका जो लगभग जो इशारा रहता है, और जितना इन 25 वर्षों में मैं समझ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि ईश्वर की कृपा से मैंने जो देहरादून का जो पूरा जिला है, मतलब जो देहरादून शहर है, इसका चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो, तराई क्षेत्र हो, मैंने लगभग इंच इंच का सर्वे मैंने किया हुआ है अपने किसी रोजगार के माध्यम से। तो मैं सब जगह जब जाता हूँ पता चलता है ये फला ब्यूरोक्रेट की जमीन है, ये फला ब्यूरोक्रेट का वो है, ये फला नेता फला के साथ है, ये प्रॉपर्टी डीलर में इसका पैसा लगा हुआ है। तो ये सारी चीजें आती है, हर आदमी नाम लेने से बचता है। जब आप कभी गोपनीय तरीके से, जैसे पंकज भाई ने कहा कि भेज बदल के जाएं, सबसे पहला जो भ्रष्टाचार की जो शुरुआत होती है किसी भी राज्य के अंदर, और कम से कम मैं जो देहरादून में मैं जो देख रहा हूँ, प्रदेश के अंदर जो मैं देख रहा हूँ, वो तहसील से भ्रष्टाचार की शुरुआत है। तहसील से फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, फर्जी जमीनों के वो, कोई पटवारी समझदार होता है, और उसके बाद भ्रष्टाचार आता है वन विभाग में, मुनार कहाँ खिसकानी है, बढ़ानी है, फिर भ्रष्टाचार आता है वहां पे। तीसरा आता है फिर जो है जिस तरह की जो आयोग होते थे, ये हमने उत्तराखंड राज्य अनुकारी मंच ने जब 2010 में समूह ग की भर्तियां बचाई, इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा किया था कि नपचियाल जी चीफ सेक्रेटरी थे, और हमने उन्हें कहा था कि आप किस कंदरा से निकल के पढ़ लिख के आज इस कुर्सी में आए, तो आप उस दर्द को समझ सकते हैं। आज के बाद जो चीफ सेक्रेटरी आएंगे वो इतनी गंभीरता वाले नहीं होंगे, वो होशियार होंगे, पढ़े लिखे होंगे, लेकिन उनके पास वो अनुभव नहीं होगा जो आपने देखा हुआ है, गरीबी का, अमीरी का, मूवमेंट का, आंदोलन का, और चाहे किसी भी चीज का। क्योंकि धीरे धीरे समय बदल रहा है, चाहे वो हमारे भी बच्चे आएंगे, वो भी, उनको भी वो अनुभव थोड़ी है, भले ही वो हाई क्वालिफाइड हो सकते हैं, लेकिन अनुभव जब तक होता है, जोशी जी जैसे लोग जब हैं यहाँ पे, उनको पता है किस तरह से भाई ये जन आंदोलन था तो जनता की वो थी, तो इसलिए जनता के अंदर आक्रोश है। 25 साल में अब 10-12 मुख्यमंत्री दे दें, ये कोई हमारी परिपक्वता है? ये 25 वर्षों के अंदर रजत जयंती मनाने जा रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि अब सीबीआई जांच करा दो, ये जांच करा दो। कौन यहाँ पे चीफ गेस्ट आएगा ऐसे में? क्या हम संदेश देना चाह रहे हैं झारखंड से? ये व्यापम घोटाले की तरह अगर हम बार बार लाइट में आएंगे, तो मध्य प्रदेश तो बहुत बड़ा वो था, लेकिन वहां बहुत समय लगा उस चीज को करने में। तो अब ये हमारे यहाँ कई कीटाणु जो है वो बाहर से यहाँ आ गए हैं। अदरवाइज डॉक्टर राकेश कुमार, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि वो अपना रिजाइन नहीं देते लोक सेवा आयोग से। ही इज ए वेरी डिसेंट पर्सनालिटी। तो ये कहीं ना कहीं इन पे गोपनीय इंटेलिजेंस होनी चाहिए। राजा, पहले जो राजा प्रजा का जो जमाना होता था, वो इसीलिए गुप्तचर छोड़ा करते थे कि भाई बताओ मुझे। अब अगर माननीय मुख्यमंत्री इंटेलिजेंस की एक एक बात देंगे, तो ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंस अपनी रिपोर्ट नहीं देती है, लेकिन कुछ अधिकारी उन रिपोर्टों को किस परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस दिखाने के लिए, अपने को अच्छा दिखाने के लिए, या अगर हम इस गलत बात को कहेंगे तो कहीं जोशी जी बुरा ना मान जाए। ये सब चीजों पे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, और दृढ़ता के साथ इसमें काम करने की आवश्यकता है। और तब जाके मैं फिर कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार जो होता है वो ऊपर से शुरू होता है, जब तक अधिकारी नहीं कहेगा, और जांच जो है वो नीचे से शुरू होती है, फंसता नीचे वाला है। और जब तक कच्चे कर्मचारी, संविदा वाले कर्मचारी, उपनल वाले, एजेंसी वाले, लोक सेवा आयोग, अधिचयन आयोग, राजस्व में, और जो है जुडिशियली में से नहीं निकाले जाएंगे, तब तक ऐसे झोल होते रहेंगे। चलिए, उम्मीद तो ये करते हैं कि आंदोलन जल्दी खत्म हो और ये तमाम चीजों से पर्दा हटे, ये नकल माफिया, नकल जिहाद वाली बातें खत्म हो, हम देखें प्रदेश को एक बेहतर तरीके से सस्ते संवरते हुए। भैया, एक किसी ने कहा था फूलों का गुलदस्ता है, इसे बेहतर तरीके से संभाल के रखो, और ये और ज्यादा खुशबू देगा को, और ज्यादा लोगों को आकर्षित करेगा। अगर इस तरह की, आज मैं देख रहा हूँ कि नकल इस पेपर लीक मामले में पूरा देश ऐसे देख रहा है, पर उत्तराखंड को ऊपर हो, हर जगह से ऊपर को ऐसे देखा जा रहा है कि हो क्या रहा है। उम्मीद करता हूँ बेहतर हो चीजें। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जोशी जी आपका भी, आपका भी, पंकज भाई आपका भी बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीर बस दिखाने और बताने के लिए नहीं है दोस्तों, चर्चा बस करने के लिए नहीं थी। कुछ लोग समझे भी तो उस पीड़ा को, उन चीजों को कि प्रदेश में हो क्या रहा है, कैसे होगा, कैसे सही होंगी चीजें। राज्य आंदोलनकारियों का दर्द हमेशा रहता है, प्रदीप भाई जैसे बता रहे थे, उनका अपना दर्द हो सकता है। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, वहीं पला बड़ा, वहीं सब चीजें, घर आना जाना, त्योहार सब वही। तो
उस समय तकलीफ होती है। जोशी जी 65 साल के हो गए, कभी कांग्रेस में या बीजेपी में हैं। उनको भी तकलीफ है कि प्रदेश में आज ऐसी स्थिति है 25 साल में कि हम पेपर लीक वाले मसले पर घिरते हैं और देश हमको इस तरीके से देख रहा है। सरकारें कहीं आई, कहीं चली गई, मुख्यमंत्री बदले। व्यवस्था बदलनी जरूरी है दोस्तों, और व्यवस्था कौन बदलेगा, कैसे बदलेगी व्यवस्था? अब बताइएगा कमेंट के जरिए। अब तो जांच पड़ताल हो रही है इस पेपर लीक मामले पर, फिर भी धरना प्रदर्शन चल रहा है। सीबीआई जांच के मांग को लेकर बेरोजगार संघ धरने पर बैठा है। क्या आपकी राय होगी, कमेंट करिएगा। खबर इस चर्चा को आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया एक बार फिर से दोस्तों। जय उत्तराखंड। कल जिहादी वाला जो शब्द हामिद जी लाए हैं, इसका मतलब बता दीजिएगा अगर आप समझ पाए। जो नकल जिहादी हैं, नकल कराने में जिन लोगों ने हस्तक्षेप किया है या इसको अंजाम देने का काम किया है, वैसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, चाहे वो केंद्र व्यवस्थापक हों, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो कर्मचारी हों। जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं, जिनकी भी इसमें संलिप्तता है, और मुख्यमंत्री जी ने कल भी कहा था ये बात और आज भी मुख्यमंत्री जी ने दोहराई है। अभी भी फिर खाना पूर्ति करने के लिए उसको जेल भेज दिया है। बड़ी मछलियां जब तक पकड़ी नहीं जाएंगी, और बड़ी मछलियां कौन है? बड़ी मछलियां इनके मंत्रालय में बैठे मंत्री हैं, सचिवालय में बैठे अधिकारी हैं। क्या सेंटर उसी दिन सीज नहीं होना चाहिए था? क्या उसी दिन जो ऑब्जर्वर था, मैं तो उस दिन आपके चैनल पर कहा था, क्या ये उसी दिन ऑब्जर्वर क्यों सस्पेंड नहीं हो जाना चाहिए था? अभी मार्तोलिया जी कहते हैं 3 पन्ने बाहर आए हैं, पेपर लीक नहीं हुआ है, उसके बाद शर्मिंदा करने वाला बयान। माननीय मुख्यमंत्री जिस प्रकार से युवा है, हर जगह सक्रियता दिखाते हैं, बिल्कुल मुस्कुराहट के साथ चलते हैं, आरोप भ्रष्टाचार ये सब चलता रहता है राजनीतिक उसमें और उसमें चलता रहता है। लेकिन जो सच्चाई है वो बड़े एक्टिव थे, चाहे वो दिल्ली जाना हो, आपदा में जाना हो, कहीं भी जाना हो, हर जगह वो एक्टिव रहते हैं। यहाँ पे आपने क्यों सुस्ती दिखाई? कौन आपके सलाहकार हैं? आप जैसी हाकम का नाम आया था, ये तो बहुत बड़ा जो है विस्मयबोधक चिन्ह उसमें लग गया था, क्वेश्चन मार्क लग गया था। बीजेपी को इसमें, और सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस आज तक के इतिहास के उत्तराखंड में जितने भी मुख्यमंत्री हुए, सबसे डरपोक मुख्यमंत्री हैं ये।